हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं थर्ड चेकलिस्ट आशीष अरोड़ा सर की। पहली दो चेकलिस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके ऑल अर्थमेटिक क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छी सीरीज़ है, पूरा कंप्लीट करेंगे। 247 तक आपके चेकलिस्ट हैं, ठीक है। इन चेकलिस्ट को करने के बाद आप अर्थमेटिक के अंदर मतलब क्वांट सेशन में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हो। आपका अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन हैं जो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अ बोट इज मूविंग इन डाउन स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट। सबसे पहले अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर किया होगा तो आपको पता है स्पीड ऑफ द करंट को हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, एक्स। जो करंट की स्पीड है उसको हम एक्स मान के चलते हैं और जो बोट की स्पीड है उसको हम वाई मान के चलते हैं, ठीक है। हमेशा नॉर्मल सी चीज़ है, आप इसको याद रख सकते हैं कि क्या है एक्स, क्या स्पीड है। इसको इस तरह से भी मान सकते हैं आप। करंट को मान लीजिए बोट की स्पीड है हमारी एक्स एंड करंट की स्पीड है वाई, सॉरी, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। एक्स और वाई मान के चलिए। अब इन्होंने बोला कि वो 4 टाइम्स है, मतलब ये हो गया आपकी बोट और ये है करंट। अगर करंट 1 है तो उसका 4 गुना, इसका मतलब 4:1 इनका स्पीड का रेशो है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला कि 25 किलोमीटर तक वो इस स्पीड से जाते हैं। एस टी इज इक्वल टू डी। स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डिस्टेंस बनता है, ठीक है। डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है 25 किलोमीटर, हमें रेशो पता है स्पीड का, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 25 आपका डिस्टेंस हो गया, टाइम यहाँ से क्या निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब स्पीड कितनी है, ये जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जब भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, जब भी वो डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो जो बोट की स्पीड है और जो करंट की स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाती हैं। तो अगर मुझे इससे डिवाइड करना है तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये 4 रेशो है और ये 1, टोटल कितना रेशो बनेगा आपके पास, 5। तो मैं यहाँ पे 5x लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि फिर क्या हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर के अंदर वो 25% रिड्यूस हो गई। अगर ये 4 है टोटल, ये किसी चीज़ का मान लो कि इसकी 100%, इसकी टोटल वैल्यू 4 है, तो इसमें से 25% डिक्रीज हो गई। तो मुझे अगर 4 का 25% हट गया, इसका मतलब कितना बच गया, 75%। तो इसका अगर मुझे 75% निकालना है तो कितना निकलेगा, 3। इसका मतलब अब आगे क्या हुआ कि स्पीड जो बोट की थी वो 3 हो गई और करंट की तो सेम है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर में क्या स्पीड आएगी इसकी, 3 और 1, तो 4x स्पीड आएगी। अब हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 40 और 25 65। एवरेज स्पीड इन्होंने बताई है 26 किलोमीटर पर आवर, तो 26 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमें जस्ट x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें स्पीड ऑफ करंट चाहिए। स्पीड ऑफ करंट हमेशा 1 चल रही है, मतलब 1x 4x, तो x की वैल्यू निकलते ही 1 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका 20 आया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 100, और 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, इज इक्वल टू, ये 13 पे कट जाएगा, 13 दूना 26 और ये 5 पे 65, मतलब 5/2। ये है आपका 20x। अब 20x हमें x को ऊपर रखना है, तो इधर क्या वैल्यू आ जाएगी, 300 डिवाइड बाय में 20 और ये 2/5 इधर हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, 2 से कट करें 6 एंड ये आ जाएगा आपका 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनका 6 आ जाएगा। इसका मतलब जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना करंट की स्पीड आ गई, 6। अगर ये बोट की स्पीड स्टार्टिंग में पूछते तो हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो बोट की स्पीड आ जाती, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस, ये है आपका ट्रेन का क्वेश्चन, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस इज़ 8.33% फास्टर। किसी भी चीज़ का अगर 8.33% निकालना है तो इसका मतलब वो उस चीज़ का 1/12 है। आप ये परसेंटेज के चैप्टर में ये चीज़ें, कुछ परसेंटेज की चीज़ें हैं। मैं आपको एक छोटी सी 3 से 4 मिनट की वीडियो दूंगी जिसमें सारे परसेंटेज की वैल्यू लिखी होंगी। आप क्या करना, उनको पेपर पे जस्ट नोट डाउन कर लेना और जब भी कोई क्वेश्चन करो उस पेपर को अपने पास रखिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपको वो वैल्यूज़ याद होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन एक बार उसको लिख के अपने पास रख लीजिए जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कई बार वो काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर अगर इस तरह के आ जाते हैं 8.33% लाइक दिस, इसका मतलब राजधानी एक्सप्रेस 8.33% फास्टर है शताब्दी एक्सप्रेस से। इसका मतलब वो किसी चीज़ का 1/12 है। मैं मान लेती हूँ कि शताब्दी एक्सप्रेस अगर 12 है
क्योंकि ये 1/12 की ही फॉर्म में है ना, मतलब टोटल वैल्यू 12 है तो वो उससे एक ज़्यादा है। मैंने इसको 12 मान लिया, तो राजधानी एक्सप्रेस उससे एक ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी 13, ये उसकी स्पीड आ गई। दे स्टार्ट फ्रॉम लखनऊ, सबसे पहले एस टी इज इक्वल टू डी, आप ये चीज़ ज़रूर याद रखिए, स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या बना, डिस्टेंस। दे स्टार्ट फ्रॉम लखनऊ एट द सेम टाइम एंड रीच दिल्ली एट द सेम टाइम पे चले लखनऊ से, दिल्ली सेम टाइम पे पहुंच गए। बिकॉज देर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर राजधानी एक्सप्रेस ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट क्या हुआ कि राजधानी एक्सप्रेस कहीं पे रुक गई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है। हम तो वो दोनों सेम टाइम पे पहुंची, वैसे तो इसकी स्पीड ज़्यादा है राजधानी की, इसको जल्दी पहुंचना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो दोनों सेम ही टाइम पे पहुंचे, ठीक है। वो सेम टाइम पे पहुंचते हैं स्पीड ज़्यादा होने के बावजूद भी। अब हमें बताना है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन इफ द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली इज 312 किलोमीटर। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस पता लग गया, अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस है 312, ठीक है। तो 312 का डिफरेंस, ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है, टाइम इसको ज़्यादा लगना था, अगर ये अपने सही रूटीन पे चलती तो इसको ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसकी स्पीड कम है। तो 312 डिस्टेंस हो गया, और अब हमें क्या निकालना है, टाइम के अकॉर्डिंग हम निकाल के चलेंगे। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 12x, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या स्पीड है 312 किलोमीटर, राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड है 13x, इज इक्वल टू टाइम का कितना डिफरेंस हमें पता लग गया, 15 मिनट का टाइम है। लेकिन ये आपका सब क्या चल रहा है, किलोमीटर पर आवर में, तो हमें 15 मिनट को भी किलोमीटर में बदलना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, अगर वैल्यूज़ मीटर में हो तो हमें सेकंड्स में टाइम चाहिए, तो इसको मतलब घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। आपको जस्ट x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद उनकी स्पीड के बीच में डिफरेंस देखेंगे। वैसे तो इनके बीच में एक का ही डिफरेंस है, मतलब 1x का डिफरेंस है, x की वैल्यू निकलते ही उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किस तरह से लेना है, 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 156x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, मतलब एक बार जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशो का डिफरेंस बन के 312 ही बचेगा आपका, और ये बन जाएगा 1/4। अब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से क्या करें, 312 डिवाइड में 156, और ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम काटते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू 8 आ जाएगी, मतलब एक x की वैल्यू है 8। हमें निकालना स्पीड का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 1 का डिफरेंस है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आपका 8 आंसर आ जाएगा 1। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अमन हैज़ राइज 40,000, ही इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन SI, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अमन के पास 40,000 रुपये हैं, जिसमें से वो कुछ तो सिंपल इंटरेस्ट में डालता है पैसे 12% 2 साल के लिए, और बचे हुए कंपाउंड इंटरेस्ट में डालता है 10% 2 साल के लिए। लास्ट में क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट में उसने ज़्यादा टाइम के लिए डाला या फिर ज़्यादा अमाउंट डाली होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसे 2850 रुपये ज़्यादा मिले सिंपल इंटरेस्ट में। हमें बताना है कि उसने कितनी अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट की थी, ठीक है। सबसे पहले रेट हम कंपाउंड इंटरेस्ट का निकाल लेते हैं ताकि उसको भी हम सिंपल की तरह सोल्व कर सकें। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिखूँ, मान लेती हूँ कि 40,000 में से एक्स अमाउंट उसने सिंपल इंटरेस्ट में डाली थी। आपको पता है कि SI कैसे निकालते हैं, SI निकलता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं पता, हम x मान के चल रहे हैं। रेट कितना है 12%, टाइम कितना लग रहा है 2 साल का, और डिवाइड बाय में कितना आएगा 100, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, और ये वैल्यू आपकी इक्वल आ जाएगी 2850 के, क्योंकि इनके बीच में इतने का डिफरेंस है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगेगा, सबसे पहले तो अगर ये x है तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 40,000 में से मैं क्या करूँगी, x घटाऊँगी, तो ये तो इसका आ गया प्रिंसिपल। अब मुझे रेट और टाइम इसका मल्टीप्लाई करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट की तरह रेट और टाइम नहीं लगाया जाता, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की तरह। कैसे, जब भी 2 साल का दिया होता है तो सिंपल होता है, आपको 2 से रेट को मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है रेट का स्क्वायर डिवाइड बाय में 100। रेट कितनी दे रखी है इन्होंने 10%, जब मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइड बाय में 100, तो ये 21 रेट आ गया। आप सिंपल 21 से मल्टीप्लाई करो, टाइम भी नहीं करना, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की एग्जैक्ट वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की तरह निकल जाएगी। यहाँ पे आपको बस 21 लिखना है,
ठीक है, अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, ये 100 यहाँ से कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 24x, ये 21x, और ये हो जाएगा आपका 84, ठीक है, और ये वैल्यू बनेगी 850 एंड मल्टीप्लाई 100। अब हमें क्या करना है, 24 और 21 को ऐड करते हैं 45, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, इतनी। आपको x की वैल्यू निकालने के लिए 45 से डिवाइड करना है, 25,000 वैल्यू आएगी x की। x हम किसको मान के चले थे, जो अमाउंट हमने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट की थी, तो इसका मतलब हमारे SI में जो अमाउंट गई है वो है 25,000 रुपये। 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, देन फिर थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, पर आप हमें हर तरह के क्वेश्चन करने हैं, हम मुश्किल समझ के छोड़ नहीं सकते। अगर सब चीज़ों को हम हार्ड समझ के छोड़ते रहेंगे ना, तो हम में और जो एवरेज स्टूडेंट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। आपको बाकियों से आगे निकलना है, तो जो चीज़ बाकी छोड़ रहे हैं ना उसको भी ग्रैब करने की कोशिश करो, और जो चीज़ वो लोग कर रहे हैं वो तो करना ही करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड साइंस कैन बी अरेंज सो दैट ऑल द वोवल्स कम टुगेदर। एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, प्री के किसी भी पेपर में मिल जाए, ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। साइंस को कैसे अरेंज करना है कि वोवल एक साथ आए। सबसे पहले साइंस में आप ये देखो, वोवल्स कौन से होते हैं, AEIOU, ठीक है। इसमें से ये वोवल है, ये वोवल है और ये वोवल है। कितने वोवल्स हो गए, वोवल्स हैं आपके 3, और कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो कितने हैं, 2 3 4 कॉन्सोनेंट्स है। तो हम जो कॉन्सोनेंट बच गए उसको एक अमाउंट मान लेते हैं, और जो वोवल्स इकट्ठे आने हैं, जैसे 3 वोवल हैं वो तो एक साथ आएंगे, तो वोवल्स को हम, जो बाकी वोवल्स के अलावा जो वैल्यू बची उनको तो हम काउंट करेंगे सिंगल सिंगल, और वोवल्स को क्या करेंगे, एक काउंट करके चलेंगे। तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसका मतलब हम इनको 5 नंबर एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, 5 फैक्टोरियल, जो भी वोवल्स हैं उनको छोड़ के बाकी वैल्यू काउंट कर लो और वोवल को एक मानो, उतना 5 फैक्टोरियल। अब देखो कॉन्सोनेंट कोई रिपीट हो रहा है क्या, सी 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड में। अब बारी आती है वोवल्स की, वोवल कितने हैं, 3, तो 3 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है, हाँ, ई 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल को कैसे ओपन किया जाता है, फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 5 को खोल दीजिए आप जब तक 1 नहीं आ जाए, ठीक है। 2 को भी जब तक 1 नहीं आ जाए, और 3 2 एंड 1, और डिवाइड में 2 × 1, 2 से 2 कट हो जाएगा, ये यहाँ कट हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के 20 और 9 करेंगे 180, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 बार आ गया, ठीक है। ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर, ए किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है और बी उससे 20% ज़्यादा एफिशिएंट, ठीक है। मान लेते हैं कि ए किसी टैंक को 6 घंटे में, इन्होंने बता ही रखा है कि 6 घंटे लगाए, बी से क्या है, ए ने एंड जब भी आ जाता है, इसका मतलब जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है ना उसके बारे में एंड दिया हुआ है, ठीक है। तो वो ये क्या है, ए 20% ज़्यादा टाइम लेता है। अगर मैं ए और बी के टाइम का रेशो निकालूँ, तो अगर ये 20% ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब बी 100 टाइम ले रहा है, तो ये उसका 120 गुना ले रहा है। अगर मैं इसको रेशो में काटूँ तो 6:5, तो ए का टाइम का 6 रेशो आएगा और बी का टाइम आएगा 5। हमें यहाँ पे पता है ए है 6, तो बी कितना हो जाएगा 5। अब हमें बताना है सी कोई एम्प्टी पाइप है जो खाली करती है। जब तीनों को ऐड किया जाता है, ए और बी सी, ए और बी भी ओपन है और सी भी ओपन है, तो 15/4 आर में टैंक क्या है, भर जाता है। अब आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे डिवाइड हो जाए। जब भी एलसीएम में वैल्यू आती है, जैसे मैंने राकेश यादव सर की बुक के अंदर से भी आपको पाइप एंड सिस्टम करवाया था, उसमें भी ये बात बताई थी कि कभी भी रेशो की फॉर्म में वैल्यू आती है तो कोई डरने की बात नहीं है। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कंसिडर करके चलो कि यहाँ की वैल्यू से कट जानी चाहिए। अगर मैं 30 एलसीएम लेती हूँ, यहाँ पे टोटल वर्क आता है, जो भी वैल्यू आएगी आपके एलसीएम, 30 को 6 से डिवाइड किया 5, और 5 से किया 6, और 15 से करेंगे कितना होगा 30, डिवाइड बाय में 15, और ये देखिए आपका 4 तो ऊपर चला जाता है ना, तो 8 आवर्स लगे इसको। दोनों के मिलके 11 घंटे लग रहे हैं। सी ओपन होने के बाद 8 ही काम हुआ है, इसका मतलब कितनी एफिशिएंसी घट गई, 3 एफिशिएंसी घट गई। इसका मतलब वो सी 3 एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। अब इन्होंने बोला कि अगर पूरा टैंक भरा हुआ हो, पूरा टैंक मतलब टोटल वर्क जो है 30, तो सी उसको कितने टाइम में खाली कर देगा, सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो उसको 10 घंटे लगेंगे उस टैंक को खाली करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देयर इज अ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन रेशो 3x एंड 4x। मिल्क और वाटर दे रखा है आपको
3 और 4 रेशो की फॉर्म में 14 लीटर मिक्सचर निकाला गया है दोनों में, मतलब पूरे मिक्सचर में से। उसके बाद उतना ही वाटर ऐड कर दिया गया। हमें बताना है कि मिल्क एंड वाटर 3:5 बन जाता है। फाइनल क्वांटिटी बताओ कितनी है। सबसे पहले आप ये लेके चलिए कि रेशो है 3 और 4। अगर 14 लीटर निकला है तो वो कैसे बताते हैं कि मिल्क कितना निकला, पानी कितना निकला। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 और 3 7। जितना भी निकालेंगे उससे हमें डिवाइड करना है। तो मतलब 2-2 रेशो निकल रहा है। इसका 3 है तो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इसमें से 6 वैल्यू निकल के आएगी। जब मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इसमें से 8 वैल्यू निकलेगी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये कंफर्म हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको 3x और 4x मान लेती हूँ कि 3x में से 6 वैल्यू निकली, 4x में से कितनी वैल्यू निकली, 8 वैल्यू निकली। अब इसमें कुछ ऐड भी हुआ है। कितना ऐड हुआ है, जितना निकला 14 लीटर निकला तो 14 ही पानी ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद रेशो बन गया 3:5। आपको टोटल मतलब फाइनल मिक्सचर निकालना है, ठीक है। आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 या 15। तो यहाँ पे क्या बनेगा 15x माइनस 30, ठीक है। और यहाँ पे कितना बनेगा 12x। और यहाँ पे 8 में से 14 पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 6, और यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। ये 12x इधर आएगा तो 3x इज इक्वल टू 48। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, x की वैल्यू आ गई 16। हमें निकालना है फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। 4 और 3 कितने हैं 7। जब हम 7 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब टोटल वैल्यू निकालनी है तो 112 आएगा, ठीक है। अगर आप फाइनल मिक्सचर 3 और 8 को मल्टीप्लाई करते हो तो ऑप्शन मैच नहीं करता, तो वैल्यू हमें फाइनल और जो स्टार्टिंग में मिक्सचर था और फाइनल मिक्सचर सेम ही होना चाहिए। बिकॉज हमने 14 ही निकाला था, 14 ही डाल दिया। लेकिन शायद इस क्वेश्चन में ही कुछ एरर है जिस वजह से इन्होंने इस तरह से दे रखा था कि दोनों का रेशो लास्ट में सेम नहीं आ रहा, तो वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं बन रही, ठीक है। तो हमें फर्स्ट मिक्सचर से फर्स्ट रेशो से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास 112 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन है, सारे कंप्लीट करेंगे। वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द rhombus विच एरिया इज 209 इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले इसका एरिया क्या होता है वो निकालते हैं, ठीक है। एरिया क्या होता है इसका, एरिया आपके पास निकल के आएगा 1/2 डायगोनल D1 डायगोनल D2, ठीक है। एरिया हमें दे रखा है, ठीक है 1/2। इन्होंने बोला कि उसकी एक साइड ऑफ अ स्क्वायर के इक्वल है जिसका एरिया इतना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर करना होता है। 361 किसका स्क्वायर है, हम अगर आप स्क्वायर्स याद कर रहे हैं 100 तक तो आपको पता है कि 19 का स्क्वायर होता है 361। तो एक डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई 19, तो यहाँ पे 19 लिख देती हूँ। D2 हमें पता नहीं है और इसका एरिया दे रखा है 209 के इक्वल। जस्ट आपको D2 निकालना है, 209 ये उधर जाके 2 मल्टीप्लाई और 19 आपका डिवाइड में आ जाएगा। इससे कट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ये कितने पे जाएगा 11 पे चला जाएगा। इसका मतलब सेकेंड डायगोनल है आपका 22, तो बी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एंड 10% प्रॉफिट। एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया गया। सबसे पहले एज्यूम करके चलते रहो, ठीक है। लेट मान लेते हैं कि आर्टिकल का जो CP है कॉस्ट प्राइस वो 100 था, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 10% प्रॉफिट। 100 का अगर मुझे 10% प्रॉफिट निकालना है तो वो 110 की बेची गई वो चीज़। अब इन्होंने बोला कि अगर कॉस्ट प्राइस 10% कम होता, 10% कम होता, इसका मतलब 100 था, 100 से 10% कम कितना होगा 90। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 90x था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट हो रहा था ना उससे 40 रुपये तो ज़्यादा प्रॉफिट होता, मतलब 40 रुपये एंड इट सोल्ड फॉर राइस 40 मोर, सॉरी 40 रुपये ज़्यादा वो बेची जाती। सेलिंग प्राइस में 40 रुपये ऐड होते और प्रॉफिट बढ़ता आपका कितना 50%। तो अगर मैं 90x के अकॉर्डिंग बेचती तो प्रॉफिट 50% ज़्यादा होता, मतलब 50% होता। कोई भी प्रॉफिट अगर 20% भी बोलते हैं तो आप 100 में उसको ऐड करते हो। तो 50 बोला तो 100 + 50 150 डिवाइड बाय में 100। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये हमारे सेलिंग प्राइस के इक्वल आएगी ये वैल्यू। सेलिंग प्राइस पहले जो हम मान के चल रहे थे 110x, इन्होंने बोला कि उससे 40 रुपये ज़्यादा का बिकेगा। जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वो ओरिजिनल हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। 90x सबसे पहले तो इसको कट कर दो, ठीक है। 15 में 135x और उधर हो जाएगा आपका 110x और +40। अगर मैं इधर इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 25x इज इक्वल टू 40।
तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 40 डिवाइड बाय में 25, मतलब 8/5। x की वैल्यू आपके पास आ गई 8/5। हम इस CP को 100x मान के चले थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/5। तो CP निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, 160 हमारा CP होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर शेप फील्ड विच लेंथ इज़ 44। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है इस तरह से, ठीक है, ये 44 है और ये है 34। ठीक है, वैसे मैंने स्क्वायर टाइप का ही बना दिया, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। एक सेकेंड, ये देखो, ये है 44 एंड ये है आपका 34। इसके अंदर 2-2 मीटर का वाइड पाथ है, तो इस तरह से है कोई चीज़, ठीक है, 2-2 मीटर की है। हमें इसका वो निकालना है कि सबसे पहले एरिया निकालना है, फिर बोला कि पर मीटर स्क्वायर 5 रुपये लग रहे हैं, कुछ करवाना होगा इनको काम, ठीक है, मार्बल वगैरह लगवाना है, तो हमें बताना है कि कितने पैसे खर्च हुए। ये अगर 44 है और ये बीच में 2-2 का गैप आ रहा है आपके पास, ठीक है, इसका मतलब 2 का गैप इधर आया और 2 का इधर आया, तो दोनों साइड कितनी घट गई, 4 वैल्यू घट गई। ये है 44, तो ये बीच वाली कितनी बच गई 40। इस तरह से अगर 2 इधर घट जाती है और 2 इधर, तो ये कितना बचेगा आपके पास 30। तो क्या करें, बाहर वाले एरिया को अंदर वाले एरिया से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास किसका आ जाएगा, पाथ का एरिया। तो किस तरह से निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सबसे पहले अगर मैं आउटर साइड की निकालती हूँ तो मेरे पास कितनी निकल के आएगी, मेरे पास आएगा 44 × 34। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। ठीक है, तो इसका कितना एरिया आपके पास बनेगा, 1496 वैल्यू आएगी। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इनर का निकालती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 40 × 30, इसका मतलब 1200। आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि पाथ की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना बनेगा हमारे पास 296। इसका मतलब इसका एरिया है 296 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में 5 रुपये लग रहे हैं, तो आपको 296 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1480 रुपये इस काम के लगेंगे। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अ सॉलिड सिलेंडर, आप कंप्लीट एटलीस्ट पूरी चेकलिस्ट देखा कीजिए और उसको कंप्लीट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। एक बार कुछ चेकलिस्ट मेरे तरीके से करके देखिए, मे बी आपको मेथड अच्छा लगे। ठीक है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है। ये हम हाइट मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस इन्होंने 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको कन्वर्ट किया एक स्पेरिकल बॉल में, मतलब इस तरह की बॉल बनाई है उन्होंने, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि कितने इसको अगर पिघला के ऐसे बनाने हों तो कितने बनेंगे, हमें ये चीज़ बतानी है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ को पिघला रहे हैं तो जो पहले जितना एरिया था, मतलब जो भी आपका एरिया निकल के आया है, वो बाद में भी एरिया हमेशा, जो एरिया नहीं सॉरी जो वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम हमेशा सेम होगी। पहले भी वॉल्यूम सेम होगी, बाद में भी वॉल्यूम सेम होगी। तो हम क्या करें, सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लेते कि सिलेंडर की वॉल्यूम निकालती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कितनी निकल के आएगी, वॉल्यूम निकालनी है आपको, तो जिसका फॉर्मूला होता है πr²h। और अगर मैं स्फीयर की वॉल्यूम निकालती हूँ, एक स्पेरिकल बॉल की, तो कितनी निकल के आएगी 4/3 πr³। ठीक है, मतलब टोटल इतना है, मुझे इतना बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, πr² से डिवाइड करूँगी 4/3 πr³ को। आप r से r कट मत कर देना, क्योंकि इसमें तो रेडियस है 8 और इसमें 2 सेंटीमीटर, सेम नहीं है रेडियस, पाई से पाई कट कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, r² मतलब 8 और हाइट आपकी 14 और 4/3, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और r³ r है हमारे पास 2, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। हमें जस्ट इसको सोल्व करना है। ये 8 कट हो जाएगा और 4 से ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 84। इससे बॉल्स बन सकती हैं, इस तरह के स्फेरिकल बॉल्स बन सकती है, तो 84 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए इन्वेस्ट करके, 10,000 रुपये। उसके 4 महीने बाद बी आ जाते हैं, मतलब ये बिज़नेस कितने टाइम तक चला, अगर हम आगे देखें तो इन्होंने बोला 2 ईयर, इसका मतलब ये 24 महीने के लिए था। ये उसके 4 महीने बाद आया, इसका मतलब 20 महीने तक रहा होगा और इसने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है, देन टाइम, और फिर आपका प्रॉफिट का रेशो आता है। फिर बारी आती है एक सी की, जिसकी अमाउंट हमें नहीं पता कितनी उसने दी, लेकिन वो बी के भी 6 महीने बाद आया।
4 महीने बाद बी आया था, उसके भी 6 महीने, मतलब टोटल 2 साल में से 10 महीने कट हो चुके हैं। तो कितने महीने के लिए रहेगा? 14 महीने के लिए। अब इन्होंने बोला कि जो बी का शेयर है वो हमें प्रॉफिट 3,000 रुपये मिल जाता है, और हमें टोटल प्रॉफिट भी पता है 65/20। हमें सी की इन्वेस्टमेंट निकालना है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट का रेशो आ जाता है, ठीक है। इस वैल्यू को हम किस तरह से सॉल्व करें? आप ऑप्शन देखिए, सब में 1000 में वैल्यू है। एक बार इसको काट के छोटा बनाते हैं कि आगे भी वैल्यू 1000 में होगी, हम अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। अगर मैं इसको कट करूँ तो 2 पे कट हो जाएगा, 12, 10 और 7। इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करो, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बी की अगर निकालनी हो तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना आ जाएगा मेरे पास? 150, ठीक है। इज इक्वल टू प्रॉफिट के इक्वल रखना। प्रॉफिट कितना है? 3000, ठीक है, समझ आया। उसके बाद हमें क्या करना है? प्लस करते हैं, क्योंकि इसका अकेले का 3000 प्रॉफिट दे रखा है। टोटल है 65/20। 65/20 में से अगर 3000 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 35/20 आ जाता है ए और सी का। ए का कितना है? 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 120, और यहाँ पे कितना बचा? 7x, क्योंकि ये तो x अज्यूम करके चल लेते हैं। हमें यहाँ से x की जस्ट वैल्यू निकालनी है। इसको कट कर दीजिए एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से सोल्व करेंगे, आपका 8000 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका मतलब सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 8000। अगला क्वेश्चन देखिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 71.42 एट द मार्क प्राइस देर इज़ अ गेन ऑफ 25%। सबसे पहले अगर आपको पता हो कि 71.45 कितना होता है किसी भी चीज़ का, मैं आपके साथ वो PDF शेयर करूँगी, 2-3 मिनट की वीडियो हो गया, आप प्लीज़ एटलीस्ट उस वीडियो को देखिए, रेशो आपके क्लियर हो जाएंगे। 71.42% किसी भी चीज़ का कितना होता है? 5/7। अगर किसी चीज़ का 5/7 हो तो इसका मतलब वो उसका 71.42% है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। 71.42% इज इक्वल टू 5/7, ठीक है। इन्होंने बोला बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतने परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। मार्क मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा? मार्क प्राइस मान लीजिए कि 100 था, मतलब टोटल जो होती है ना ये वैल्यू नीचे वाली, ये टोटल वैल्यू होती है, और 71.42% मतलब 7 में से 5 वैल्यू है। तो मार्क प्राइस हो जाएगा 7 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5। उसके बाद उसने बोला कि 5 पे बेचने पे उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। अगर 5 सेलिंग प्राइस है, जब भी आप सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया होता है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस जितना भी दे रखा है तो वो इसका मतलब 100 और डिवाइड में जितना प्रॉफिट हो रहा हो वो 100 में ऐड करके इससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब 125। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है आपका? 5, और ये हो जाएगा 4/5। इसका मतलब यहाँ से मेरा कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया? 4, CP4 निकल के आ गया। मुझे बताना है रेशो मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। मार्क प्राइस कितना है? 7, CP कितना है? 4, तो 7/4, बी हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी अर्न इन द रेशो 6/5। अर्निंग है इनकी ए और बी की, अगर हम बात करें 6/5 की फॉर्म में, और वो स्पेंड कर देते हैं पैसे, ये है इनकी अर्निंग, और स्पेंड कर देते हैं 3/2 की फॉर्म में, ठीक है। इनकी सेविंग्स इक्वल है। अगर टोटल मंथली सेविंग दोनों की मिला के 30,000 रुपये है तो हमें बताना है कि मंथली इनकम कितनी है बी की। अगर मैं इतनी अर्निंग मानूँ, किसी भी बंदा जो भी जितने भी पैसे कमाता है उसमें से अगर उसका खर्चा निकाल दें तो उसकी सेविंग आ जाती है। मैं 6x में से 3x सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ए की मेरे पास सेविंग कितनी आ जाएंगी? ए की सेविंग आएगी 6x में से 3x सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना बचेगा? 3x। और बी की अगर मैं सेविंग निकालती हूँ तो मेरे पास कितनी निकल के आएंगी? 5x - 2x इज इक्वल टू 3x। इन्होंने बोला सेविंग सेम है, सही बोला इन्होंने, सेविंग सेम है। तो दोनों की सेविंग है 30,000 रुपये। यहाँ पे 3x आया तो दोनों को ऐड कर देते, कितना बनेगा? 6x इज इक्वल टू 30,000। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई? 5,000 रुपये। एक्स में 5,000 रुपये निकल के आ गई। ये इनको 6x 5x यही मान के चले थे हम, ठीक है। मुझे बी की मंथली इनकम निकालनी है तो एक एक्स की वैल्यू इतनी है, 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो बी की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 25,000 रुपये। तो हमारा आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए।
द सैलरी ऑफ द अमन इज़ 20% लेस देन ओवर राहुल एंड द सैलरी ऑफ राहुल इज़ 70% ऑफ द राजीव। सबसे पहले ये है आपका अमन, देन राहुल, और उसके बाद बारी आई है राजीव की। राजीव को मैं 100 मान लेती हूँ, तो उसका 70% मतलब 70 है राहुल, और राहुल से भी 20% कम है किसकी, अमन की सैलरी। तो 70 से अगर कोई चीज़ 20% कम है तो मतलब वो उसका 80% है। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, कितना आएगा 56। इसका मतलब एक ही सैलरी है 56। अब इन्होंने पूछा है कि बाय व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ अमन इज मोर अवर लेस देन राजीव। मतलब अमन की सैलरी राजीव की सैलरी से कितने परसेंट कम या ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 44 का डिफरेंस है। परसेंटेज निकालना है राजीव के कंपैरिजन में, तो राजीव की वैल्यू है 100 और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से डिवाइड करना होता है। जो भी आपको डिफरेंस पूछ रखा हो ना, पहले अगर इन्होंने कितना ज़्यादा परसेंट पूछा तो आप डिफरेंस निकालिए, फिर किसके कंपैरिजन में पूछा है, राजीव के कंपैरिजन में पूछा है तो राजीव की टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे तो बाई चांस 100 ही थी, अगर 90 80 जो भी हो वो हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना परसेंट आ जाएगा आपके पास, निकल के आएगा 44% का डिफरेंस है। तो हमारा डी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट करेंगे यहाँ पे हम आपके 25 क्वेश्चन। अ ट्रेन कैन क्रॉस अ 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज, एस टी इज इक्वल टू डी। ये याद रखिए, आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस। एक ट्रेन 450 मीटर के लॉन्ग ब्रिज को, ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप याद रखिए कि ट्रेन कभी भी ब्रिज को क्रॉस करती है तो लेंथ ट्रेन की भी काउंट होगी और ब्रिज की भी काउंट होगी। अगर वो किसी पोल को, किसी मैन को, या फिर कोई स्टैंडिंग स्टैचू वगैरह उसको क्रॉस करती है तो उनकी कोई लेंथ नहीं होती। इसका मतलब ट्रेन खुद को क्रॉस कर रही है। आप ये चीज़ याद रखिए, मैंने पहले भी ट्रेन के चैप्टर में आपको अच्छे से बताया, वीडियोज़ हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज को 11 सेकंड में क्रॉस करती है, तो उसकी खुद की लेंथ है और साथ में कितनी लेंथ आ गई, डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना है, स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, लेंथ ट्रेन की और 450 मीटर, टाइम कितना लगा 11 सेकंड का, इज इक्वल टू दूसरी साइड क्या है कि वो 240 मीटर के ब्रिज को 8 सेकंड में टनल को क्रॉस कर देती है। तो स्पीड तो सेम ही रहेगी ट्रेन की, हमने स्पीड को इक्वल रख दिया, तो यहाँ से हम लेंथ निकाल पाएंगे, ठीक है। अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी, तो ये हो जाएगा 8L, ठीक है। 45 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 3600, उधर हो जाएगा 11L, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2640। यहाँ पे आपका बचेगा 3x इज इक्वल टू 960, और लेंथ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 320। इसका मतलब ट्रेन की लेंथ हमारे पास निकल के आ गई 320 मीटर, ठीक है। एस टी इज इक्वल टू डी, और लेंथ हमने ट्रेन की निकाल ली 320। अब ये बोल रहे हैं कि ट्रेन तो चल रही है इधर और इधर से एक आदमी चलता आ रहा है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। हमें बताना है कि वो दोनों मतलब कितनी देर में क्रॉस कर देंगे। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलती है तो स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ से अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ट्रेन की स्पीड चाहिए, डिस्टेंस तो है हमारे पास, लेंथ है 320, तो मुझे स्पीड निकालने के लिए आप कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर लीजिए। 240 वाले को क्रॉस कर रही है तो मैं क्या करूँगी, डिस्टेंस में 240 और 320 को ऐड करती हूँ, 560। कितनी देर में क्रॉस कर रही है उसको, 8 सेकेंड्स के अंदर, तो 8 से मतलब 70 मीटर पर स्क्वायर क्या है, ट्रेन की स्पीड है। तो अब डिस्टेंस आपका आ गया कितना 320, और हमें क्या करना है, स्पीड ये है 70 और ये है 3 मीटर पर सेकेंड, तो अपोजिट साइड में स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। 70 और 3 कितना हो जाएगा 73। इसे डिवाइड करना, आपको अप्रोक्सीमेशन में आंसर चाहिए, अप्रोक्स आंसर निकालना है, तो 4.40 आपका अप्रोक्स निकल के आएगा, बाकी ऑप्शंस इससे मैच नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन हैज़ 50 kg ऑफ राइस, 50 kg राइस है उसके पास, जिसमें से एक पार्ट को वो क्या करता है 20% प्रॉफिट पे बेच देता है और दूसरे पार्ट को क्या करता है 10% लॉस पे बेच देता है। टोटल 16% का प्रॉफिट होता है। अब हमें बताना है कि कितनी क्वांटिटी 20 पे बेची। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि ए कोई चीज़ है, उसने ये 20% प्रॉफिट पे बेची और यहाँ पे उसने 10% लॉस पे बेची, ओवरऑल हो गया 16% का। मिक्सचर एंड एलिगेशन से निकल जाएगा, 20 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, मतलब 3:2 इनका रेशो आ गया। इसका मतलब वो अमाउंट 3:2 की फॉर्म में बटी है। अब इन्होंने पूछा है कि जो 20% प्रॉफिट मतलब ये वाली वैल्यू जिसका 3 रेशो आया उसकी कितनी अमाउंट है। टोटल है आपके पास 50 kg
और इन दोनों रेशो से आप क्या करिए, डिवाइड करिए। 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब जिसका भी पूछे, अगर 20% वाली का पूछना है तो इसका 3x है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब जो वैल्यू 20% प्रॉफिट पे बेची वो 30 किलो थी। अगर ये पूछे कि 10% लॉस पे कौन सी बेची, तो आप 10 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आपके पास 20 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राहुल वर्क फॉर 6 days एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय अजय इन 5 days। राहुल ने क्या किया, राहुल एंड अजय 6 दिन तक काम किया, उसने बचा हुआ काम 5 दिन में कंप्लीट किया। ठीक है, फिर बारी आती है अजय की। अजय ने क्या किया, 8 दिन तक काम किया और बचा हुआ काम राहुल ने 4 दिन तक कंप्लीट किया। हमें बताना है कि अजय अकेला कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि राहुल 6 दिन काम करता है तो अजय को 5 दिन काम करना पड़ता है। वहीं पे जब राहुल 4 दिन काम करता है तो अजय को 8 दिन काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे राहुल 6 दिन काम कर रहा है, यहाँ 4 दिन काम कर रहा है। कितने दिन का डिफरेंस है, राहुल के 2 दिन का डिफरेंस, अजय के कितने दिन के डिफरेंस है। अगर ये 6 दिन करे तो इसको 5 करना पड़ता है, अगर ये 4 करे तो 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। इसका मतलब राहुल के 2 दिन का काम अजय के 3 दिन के काम के इक्वल है। आपको समझ में आ गया, राहुल का 3 दिन का काम अजय के, राहुल के 2 दिन का काम अजय के 3 दिन के काम के इक्वल है। हमें जस्ट डिफरेंस करना है। ये है इनका टाइम का रेशो कि इसको 2 दिन लग रहे हैं तो इसको उस काम को करने में 3 दिन लग रहे हैं। अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, इसमें क्या होता है कि जो टाइम है उसकी एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 2 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसीज निकल गई। अब क्या निकालना है, हमें अजय का टोटल वर्क निकालना है। कोई चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो, चाहे सेकंड इक्वेशन ले लो, आपकी मर्जी है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं तो उसने 8 दिन तक काम किया। अब अजय की एफिशिएंसी कितनी है, 2 एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम किया तो कितना काम कंप्लीट कर दिया इसने, 16 काम अजय कंप्लीट कर चुका है। बाकी काम राहुल ने 4 दिन तक किया है। राहुल की एफिशिएंसी कितनी है, 3। 4 दिन तक 3 एफिशिएंसी से कितना काम कर दिया, 12। हमें 16 और 12 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा आपके पास, 28। मतलब टोटल काम कितना निकल के आ गया, 28। अब मुझे बताना कि अजय कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क को जब भी जिसकी भी पूछ रखी हो उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो उसका टोटल टाइम आ जाता है। अजय की एफिशिएंसी है 2 एफिशिएंसी से डिवाइड करूं तो इसको 14 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। वीडियो दोबारा देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 कार्ड्स एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं जिसमें से 2 कार्ड गिरे हैं, एक ब्लैक क्वीन एंड एक क्या है, 1 रेड एस कार्ड। ठीक है, ये चीज़ें इसमें से गिरी हैं। अब हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कुछ निकला है इसमें से। ठीक है, इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, आप सिंपल कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि 1 ब्लैक क्वीन, ब्लैक कार्ड होते हैं 26 और रेड कार्ड भी होते हैं 26, जिसमें से क्वीन होती है 2 ब्लैक में और 2 रेड में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। एक क्वीन गिरी है उसमें से, ठीक है, मतलब 2C1, 2 में से एक ही क्वीन गिरेगी। उसके बाद बारी आई किसकी, नेक्स्ट 1 रेड एस कार्ड। रेड में जो रेड कलर के 26 पत्ते होते हैं उसमें से जो एस कार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं वो 2 ही कार्ड होते हैं। तो 2 में से भी आपका एक ही कार्ड गिरेगा और टोटल है 52, जिसमें से आपके 2 कार्ड गिरेंगे। इसको सोल्व करना है, जिस 2 और इसको सोल्व करेंगे तो 52, 51 और डिवाइड में हमें 2, क्योंकि 2 खुलेगा। जैसे 52C2 होता है, इसका मतलब 52 को 2 बार तक खोल दो, 52, 51, 2 तक खोलना है और डिवाइड में 2। तो ये 2 आपका डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको कट करेंगे 26 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13। मल्टीप्लाई किया 2/663 हमारा आंसर आएगा, बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स टॉस किए गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। अगर आप इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकालें, सबसे पहले कॉइन है, कॉइन की 2 ही साइड होती है, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, तो हम 2 लेके चलेंगे। कितनी बार कॉइन को उछाला गया है या फिर कितने कॉइन थे, एक ही कॉइन है, 3 बार उछाला गया तो उसकी क्यूब कर दीजिए। अगर 2 बार उछालेंगे तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर 4 बार उछालेंगे तो उसकी पावर 4 आ जाएगी। तो टोटल केसेस कितने हैं, 8।
जिसमें से बोला कि एटलीस्ट 2 टेल आने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि 2 तो आने ही आने चाहिए, 3 भी आ सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ये होता है एटलीस्ट का मतलब। 2 टेल आने चाहिए, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी, या तो पहले ही 2 टेल आ जाएंगे, एक पॉसिबिलिटी तो ये बन गई, या फिर एक टेल एक हेड और एक टेल, ये बन सकती, या फिर पहले हेड, जब भी बोले ना कि वो 2 चीज़ें आ सकती हैं। तीसरी वैल्यू को क्या करिए, पहले तो पहले नंबर पर लिख दीजिए एच को, फिर बीच में और फिर तीसरे पे, या फिर तीनों टेल भी आ सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट में ये है कि 2 हो सकते हैं, 2 से कम नहीं, 3 भी हो सकते हैं। तो कितने केस बने, 4 केस। तो मुझे क्या करना है, जितने केस बने वो और टोटल केसेस से डिवाइड करना है। तो आंसर आएगा आपका 1/2, हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 8 मीटर, हैज़ एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सॉरी, हैविंग पैरेलल साइड 9 and 7, फाइंड द हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। इसकी हमें साइड बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या एरिया होता है, ठीक है, एरिया किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है आपका, √3/4 A², ठीक है। और ये ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, इसका एरिया होगा A + B जो उसकी साइड होंगी उससे डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना हाइट से। एरिया दोनों का इक्वल रखते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि एरिया दोनों का इक्वल है। इसका मतलब 3/4, A कितना है इसमें, साइड दे रखी 8, इसका मतलब 8 का स्क्वायर, मतलब 2 बार 8 से मल्टीप्लाई, और A + B ये है 9 और 7, मतलब टोटल को दोनों को ऐड करेंगे, A + B कितने हो जाएंगे 16, डिवाइड बाय में 2, और इसकी हाइट हमें नहीं पता, हमें हाइट ही निकालनी है। तो h निकालने के लिए उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3/4 8 8, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में और 16 नीचे, तो 16 से कट हो जाएगा, ये 2 पे कट हो जाएगा, तो हाइट की आपकी वैल्यू आ जाएगी 2√3, थर्ड ऑप्शन। अगला आंसर देखिए, श्याम इन्वेस्ट राइस 1800 इन अ स्कीम जो 15% दे रही है सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल के बाद क्या हुआ कि एक पार्ट, मतलब उसको 3 साल बाद क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट मिला। उसने क्या किया कि उसमें से कुछ हिस्सा 20% के हिसाब से दे दिया 2 साल के लिए। लास्ट में उसको 800 रुपये इंटरेस्ट मिले। हमें ये बताना है कि कितना अमाउंट उसको जो मिला था वो उसने इन्वेस्ट नहीं किया। सबसे पहले तो हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है 1800, 15% के हिसाब से 3 साल के लिए दिया उसने, 15 30 15 या 45, आपको क्या करना, 45 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 810 आ गया आपका आंसर। इसका मतलब उसको 810 रुपये मिले, ठीक है, 810 रुपये उसको मिल गए। 810 होगी ये अमाउंट, पहले कितने थे 1800, टोटल कितने हो गए 1800 और 810 को मैं ऐड कर देती हूँ, मेरे पास कितनी अमाउंट बचकर आएगी 2610। इसका मतलब 2610 उसके पास टोटल है, जिसमें से उसने कुछ लगाए और कुछ रख लिए। हमें यही बताना है कितने रखे। आप यहाँ पे याद रखिए कि 2610 है वो अमाउंट, 2610, जिसमें से इंटरेस्ट इसको मिला, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। इन्होंने बोला कि 800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आया, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, रेट लगी 20%, टाइम लगा 2 साल का, डिवाइड बाय में 100, एक्स निकाल सकते हैं यहाँ पे 800 और ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 और 20 आ जाएंगे नीचे, ठीक है। इससे कट करें तो 40 और यहाँ पे आ गया 20। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपये। टोटल पैसे हैं इसके बाद 2610, जिसमें से 2000 रुपये इसने लगा दिए। इसका मतलब कितने नहीं लगाए, इसमें से 2000 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 610 रुपये ऐसे हैं जो उसने नहीं लगाए। तो हमारे पास आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन, आशीष ने क्या किया कि एक स्टॉक ऑफ जीन्स लिया जो 60,000 रुपये का था, जिसमें से 40% तो 20% प्रॉफिट पे बेच दिए, 35% उसने 25% प्रॉफिट पे बेच दिए। तो 40 और 35 कितने हो गए 75%, पीछे कितने बच गए 25%, वो क्या हो गए खराब हो गए। अब हमें बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितने का हुआ है वो हमें बताना है। सबसे पहले तो वैल्यू है 60,000, 60,000 का 40% निकालते हैं। सबसे पहले तो 40/100 करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब इस पर 20% प्रॉफिट हुआ है, तो किसी भी चीज़ का जितना प्रॉफिट होता है 100 में ऐड करके डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये इसको कट कर दो, कितना आ गया 6 12 6 18 6 24 24 और आपको
12 को मल्टीप्लाई करना है ना इसका, 24 और 12 288, ये हमारा इतना आंसर है। इसका मतलब ये इतने 40% फर्स्ट स्टॉक जो हो चुका है 40%, वो उसने इतने रुपए का बेचा। अगला जो 35% का स्टॉक था वो कितने का बेचेगा, 60,000 में से सबसे पहले तो आप निकालो 35%, तो 35/100 ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब उसने 25% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 125/100, ये 4 0 यहीं पे कट होगी, इसको जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आएंगी हमारे पास 26,250। इन दोनों को करना है ऐड, क्योंकि बाकी तो माल ख़राब हो गया उनका। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बनेंगे 55,050 रुपये। टोटल 60,000 रुपये का लेके आया था, 55,050 का सामान बिका है, बाकी ख़राब हो गया। तो 60,000 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका बनेगा 4950 रुपये का उसको लॉस हुआ है, तो हमारा बी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 हैं, बस 3 और रह गए और हमारी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। इतनी देर से लगातार बोल रही हूँ। रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रक टू कार इज़ 3:5। ठीक है, सबसे पहले जब भी स्पीड और उसका क्वेश्चन आता है, मेरा सबसे मेन मेथड होता है ST=D लिख लेती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिमाग भी बढ़िया चलता है इससे। ट्रक टू कार का रेशो दे रखा है 3:5। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं वो, ठीक है, इधर इधर। 3 घंटे के बाद क्या हुआ कि डिस्टेंस है 720 किलोमीटर का। 3 घंटे बाद क्या होगा अगर डिफरेंस 720 किलोमीटर, हमें बताना है फाइंड द टाइम इन विच द कार विल ट्रैवल 450 किलोमीटर। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता है कितना, डिस्टेंस कितना है 720। अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, डिस्टेंस है 720 और टाइम कितना है, टाइम नहीं सॉरी स्पीड। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 5 और 3 हाँ 8 हो जाएगा, तो स्पीड का रेशो कितना हो गया 8। ठीक है, तो इन्होंने 8 स्पीड से 3 घंटे तक ट्रैवल किए, कितना कर दिया, इसका मतलब स्पीड कितनी होगी 24 इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। मतलब 24 के हिसाब से अगर रेशो की बात करें और डिस्टेंस है इतना, तो मैं यहाँ से एक उसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, कितनी निकल के आएगी मेरे पास 30। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 30 है तो यहाँ से ट्रक की स्पीड कितनी आ जाएगी, 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 90, और कार की कितनी आ जाएगी 150 किलोमीटर। अब इन्होंने बोला कि स्पीड आ गई 150 किलोमीटर, ये जो कार है वो 450 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितनी देर में ट्रैवल करेगी, तो इसकी स्पीड से डिवाइड कर दो, इसको 3 घंटे लगेंगे उस चीज़ को ट्रैवल करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल अ मैन अर्न्स 20% लॉस ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड 30% प्रॉफिट ऑन द सेकेंड आर्टिकल। If find his overall profit loss if the ratio of the CP of first article to the second article is 2:3। CP है हमारे पास फर्स्ट का, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट का इन्होंने दे रखा है 2:3, फर्स्ट सेकंड 2:3 की फॉर्म में दे रखा है। मान लेते हो कि ये 200 है और ये 300 है, ठीक है। पहला 20% लॉस पे गया, तो अगर मैं फर्स्ट निकालूं अच्छे से, 200 रुपये की चीज़ थी, 20 जो भी लॉस में जाता है वो 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रॉफिट में जाता है वो 100 में ऐड होता है। तो अगर 20% लॉस में गया तो इसका मतलब 160 रुपये का बिका। अगर मैं सेकंड वाला निकालूं तो वो 30% प्रॉफिट में गया, वैल्यू कितनी है 300। इसका अगर ये 30% प्रॉफिट पे जा रहा है मतलब 130, इसका मतलब 390 का बिका है ये। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना लगा के आया था, ये 500 रुपये की चीज़ें थी इसके पास, इसने बेच कितने की दी, 390 और 160 कितने हो जाएंगे, 490 और 60 कितने हो जाएंगे 550। 550 का इसने बेच दिया, प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया 50 रुपये का। लेकिन हमें निकालना परसेंटेज की फॉर्म में। परसेंटेज की फॉर्म में कैसे निकालते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है वो डिवाइड करना होता है जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होता है उससे, जो भी वैल्यू है, तो 500 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 10% उसको प्रॉफिट हुआ है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 300% मोर देन। अगर वो बोले कि वो उसका 300% है, ठीक है, ये है फादर और ये है सन।
अगर मैं सन को 100 मान के चलती हूँ, ठीक है, फादर अगर बोले कि 300% ज़्यादा है तो सन का रेशो कितना, फादर का कितना हो जाएगा 300। इन्होंने क्या बोला 300% मोर देन, मतलब उस वाली से 300 और ज़्यादा। इसका मतलब उस वाली 100 मोर देन जब भी आ जाए तो एक्चुअल वैल्यू उससे 300% ज़्यादा, मतलब ये है 400, 300 नहीं है यहाँ पे वैल्यू। तो रेशो फादर और सन का बनेगा 4:1। ठीक है, यहाँ पे 4:1 इनका रेशो बन गया। ठीक है, अब आगे क्या है, आफ्टर 5 years द रेशो बिटवीन द एजेस कितना बनेगा 3:1। फादर और सन का निकालते हैं। ठीक है, 4:1 है, ये है प्रेजेंट का। 5 साल बाद तो डिफरेंस है 5 साल का, रेशो बन गया 3:1। मैं इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ। ठीक है, इसमें कैसे निकलेगा, आपको ये वैल्यू चेक करनी है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का डिफरेंस है 3 का, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 2 का। डिफरेंस सेम नहीं है, हमें डिफरेंस सेम करना है। जो इसका डिफरेंस है वो तो इधर मल्टीप्लाई कर दो और उसके डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो फादर और सन का रेशो का क्या आएगा 8, 2, 9 और 1, 9 और 3। अब देखिए इनके बीच के, इसके बीच में भी 6 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 6 का डिफरेंस है। डिफरेंस अभी सेम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, अब आपको इस साइड का देखना है। 1 रेशो का डिफरेंस है और कितने साल का डिफरेंस है 5 साल का। इसका मतलब 1 रेशो की वैल्यू है 5 years। अब अगर मुझे निकालना है सन की एज, तो सन की कैसे निकलेगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, सन है 10 साल का। फादर की अगर निकालनी है तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, फादर है 40 साल का। तो यहाँ से मुझे क्या निकल के आ गई, फादर और सन की एज निकल कर आ गई। ठीक है, सन है 10 एंड फादर है आपका 40। अब ये बताना है कि कितने टाइम बाद उसका फादर उससे 250 गुना हो जाएगा। 250 गुना हो जाएगी तो सन है और ये है फादर, ये है 10 और ये है 40। 250 गुना होने के लिए कितना करना पड़ेगा, ये है 250 और वो है कोई चीज़ का 100%, तो मतलब 5:2 होना चाहिए। सन और फादर का करेंगे मतलब 2:5 होनी चाहिए। ये वैल्यू कब 2 बनेगी और ये कब 5 बनेगी, मुझे इस तरह से निकालना है। मैं ऑप्शन से ट्राई करूँ तो अगर मैं इसमें 10 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 50। 2:5 हो गया, मुझे 2:5 ही चाहिए थी। इसका मतलब 10 साल बाद वो वैल्यू 250% हो जाएगी। तो यहाँ हमारी चेकलिस्ट कंप्लीट होती है और नेक्स्ट चेकलिस्ट अगले दिन करेंगे या फिर आज हो चुका तो आज भी करूँगी। पूरा 1 घंटा लग गया इसमें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सॉरी।